दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी ने ज्योग्राफी चैप्टर 1 का आधा ही कंप्लीट किया था सब्जेक्टिव। आज के इस वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला सवाल है, हॉटस्पॉट के निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या है? उत्तर है, इसके निर्धारण की मुख्य शर्तें, पहला है देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण, ऐसी प्रजातियों जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती है। दूसरा, आदिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। आपका अगला सवाल है, भारत के किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? उत्तर है, पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूलन परिस्थितियां हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक तथा पांचवा है तमिलनाडु। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सागर सम्राट क्या है? उत्तर है, सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? उत्तर है, ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है, इनका भंडार सीमित है, अतः ताप शक्ति समाप्य संसाधन है। आपका अगला सवाल क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है? हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रिहंद। उत्तर है, परियोजना अवस्थित वाले राज्य, पहला है हीराकुंड उड़ीसा, दूसरा है तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, तीसरा है रिहंद उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बढ़ते प्रदूषण ने भी वन्य जीवों के ह्रास में अपनी भूमिका निभाई है। पराबैंगनी किरणों, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव द्वारा वन्य जीवों एवं वनों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण ने भी वन एवं वन्य जीवों के जीवन को गंभीर संकट में डाला है। इसलिए वन एवं वन्य जीवों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। दोस्तों, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना का क्या महत्व है? उत्तर है, यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में, 2 गंगूवाल में और एक कोटल में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो उत्तर है, ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है, यानी इसका उपयोग अधिक होने लगा तो ये
एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सभी संसाधन खत्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम बताएं। तो उत्तर है 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम हैं। पहला है गिद्ध, दूसरा है गिर सिंह, तीसरा है धूसर बगुला, चौथा है पर्वतीय बटेर, पांचवा है हरा सागर, छठा है कछुआ, सातवां है लाल पांडा, आठवां है भारतीय कुरंग, नौवां है सारंग, 10वां है श्वेत सारस और 11वां है कृष्णा सारस। दोस्तों देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है। तो सवाल है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। उत्तर है चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में और 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष 4% उपयोग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। तो उत्तर है वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होता है जिसमें इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोज़ोइट आदि आणविक खनिज प्रमुख है। दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो उत्तर है हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। उसकी पत्तियों, नलियों, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त है। इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। आपका अगला प्रश्न है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। उत्तर है जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला लगातार बढ़ती हुई जलधारा, दूसरा नदी मार्ग में तीव्र ढाल, तीसरा जल की धारा में तेज गति, चौथा प्राकृतिक जल प्राप्त, पांचवा सघन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, छठा पर्याप्त पूंजी निवेश, छठा परिवहन के लिए साधन, सातवां प्राविधिक ज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोत का अभाव। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। यह किस नदी पर है। इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। उत्तर है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है।
नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला के बारे में जान लेते हैं। पहला में है नवीकरणीय संसाधन। ये वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, तालाब, झील, नदियाँ, मछली, पेड़ पौधे, वन्यजीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखा गया है जो धात्विक हो या अधात्विक एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, अतः एक बार इनके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाई होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। वन महोत्सव और बाग परियोजना क्या है? तो उत्तर है वन महोत्सव वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रति वर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। गोष्ठियाँ होती हैं। इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाग परियोजना बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन्य जीवों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए बनाई गई योजना है। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभयारण्य हैं, जैसे उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदनकानन अभयारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगी है। अच्छा परिणाम मिलने लगा है। आपका अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो उत्तर है, सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखानों के कचरों को प्रायः नदियों में ही गिराया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के जल में मिल जाने के कारण भी नदियों का जल प्रदूषित हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को निम्न 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है बलुई मिट्टी। इसमें पंख की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक होती है। यह जल अधिक सोखती है। दूसरा है चिकनी मिट्टी।
इसमें पंख का प्रतिशत अधिक होता है। यह मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है। तीसरा, दोमट मिट्टी। इसमें बाल और पंख की मात्रा बराबर होती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यहाँ टाइपिंग में मिस है, यहाँ पे बालू होना चाहिए। बालू और पंख की मात्रा। गंगा के मैदान में सामान्यतः यह मिट्टी पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। उत्तर है 1973 में बंबई द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल के वेधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है। आपका अगला प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है समन्वित रूप से नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। इनमें बाढ़ों का नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी, उद्योगों, गांवों और नगरों के जल विद्युत उत्पादन, अंतःस्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं जैसे मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण और मत्स्य के विकास शामिल है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अभयारण्य क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखें और उनकी स्थिति बताएं। उत्तर है, वन्य प्राणियों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें भविष्य में विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रकार का प्रयास किए गए हैं। उन्हीं में ये एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाता है, जिसमें सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी पक्षी या पशु को मारने, शिकार करना या पकड़ना वर्जित होता है। भारतवर्ष में कुल 1513 अभयारण्य स्थापित है, जिसमें असम राज्य का काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? उत्तर है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वन विनाश के दो मुख्य कारकों का उल्लेख करें। उत्तर है, वन विनाश के दो मुख्य कारक है। पहला, बढ़ती जनसंख्या। इसके कारण जलावन, फर्नीचर, मकान निर्माण आदि में लकड़ी के लिए वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा, आवासीय क्षेत्रों का प्रसार। आवास का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि लोग सब जंगल के क्षेत्र में आवासों का विस्तार कर रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित कीजिए। उत्तर है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है झरिया, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है कर्णपुरा तथा पांचवा है समगढ़। आपका अगला प्रश्न है, किन्हीं चार
तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर है भारत स्थित 4 तेल शोधक कारखाने निम्न हैं। पहला है डिगबोई, दूसरा है तारापुर, तीसरा है बरौनी, चौथा है हल्दिया। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पर उपयोगी मानी जाती है? उत्तर है वन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकास कर दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, वनों के ह्रास के 4 कारणों को लिखें। उत्तर है पर्यावरण की दृष्टि से भारत में जितना वन रहना चाहिए उसका 2/3 भाग ही बचा है। वन ह्रास के कई कारण देखने को मिले हैं, जैसे पहला है पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र कम मिलता है। दूसरा है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बचे वनों को काटकर उस पर खेती की जाती है। तीसरा है पहाड़ी क्षेत्र में झूम खेती के लिए बड़े पैमाने पर वन काटा जाता है। चौथा है वनों में स्वतः आग लगने से भी बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। आपका अगला सवाल है, 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें और उनकी विशेषताएं बतलाएं। आपका अगला प्रश्न है, 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें और उनकी विशेषताएं बतलाएं। तो उत्तर है ऊर्जा संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला परंपरागत ऊर्जा, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। पहला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार सीमित है, समाप्त हो जाने वाली शक्ति के साधन हैं और अनवीकरणीय हैं। दलिता उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों की साथ साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया। इस परियोजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग को जलपूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। आपका अगला प्रश्न है, भू संचरण के क्षेत्र लिखिए। उत्तर है भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौन जिले में तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी आर्काट
कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुट, सलेम और कोयम्बटूर जिले में भूसंचरण क्षेत्र अधिक है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है? उत्तर है, भारत की दो संस्था बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया और वन संरक्षण ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन जीवों की प्रजाति की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसी प्रकार से पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसे ग्रीन बुक कहा जाता है। विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त वन जीवों या पौधों की जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? तो उत्तर है, भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्य के बीच से होकर बहती हैं। उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी आदि अनेक ऐसी ही नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि कार्य नदी से ही जुड़ा है। एक से अधिक राज्यों के बीच नदी के जल उपयोग को लेकर कभी-कभी आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला प्रश्न है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय परंपरा का वन और वन्य जीवों के साथ अभिन्न संबंध है। पौराणिक ग्रंथों, कर्मकांडों में वनों और वन्य प्राणियों को काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में लगभग 100 पौधे की प्रजातियों का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों को महत्ता को बताता है। सम्राट अशोक ने तो वन्य जीव जंतुओं को शिकार पर रोक लगा दिया था। बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन एवं वन्य प्राणियों से प्रेम की बात पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, वन संरक्षण के 4 उपाय बताएं। उत्तर है, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जिन क्षेत्रों से वन काटे गए हैं पुनः वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा, वन क्षेत्रों का विकास किया जाए, अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाए जाए। तीसरा, वन संरक्षण के लिए निश्चित नीति हो और नियम का सही ढंग से पालन किया जाए। चौथा, वृक्षों को लगाने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी देश को कल सफल का 33.3% भाग पर वनों का विस्तार होना आवश्यक है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकते हैं, लिखें। उत्तर है, जल सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संसाधन है। इसके प्रदूषित होने के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कारगर उपाय किए जा सकते हैं। पहला, बड़े बड़े नगरों में कूड़ा करकट मल आदि के निकट
में बहाने वाली नदियों, तालाबों, झीलों या अन्य जलाशयों में न गिराया जाए। दूसरा, कल कारखानों के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए। तीसरा, तालाबों में कीटनाशक दवाएं न छिड़का जाए। चौथा, अणु परीक्षण, परमाणु बम विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जल भी प्रदूषित होता है। आपका अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक ऊर्जा। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोत को शामिल किया गया है। दूसरा, गौण ऊर्जा। इसके अंतर्गत ऐसे स्रोतों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 10वीं भूगोल के पहले अध्याय को विस्तार से समझा है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको भूगोल के हर टॉपिक को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।